हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपना मॉडल पेपर नंबर जो होगा वो मेरे भाई 5 होगा। ठीक है ना। जैसा कि सभी को पता है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लास इस चैनल पर चलती है और जो थर्ड सेमेस्टर मैथ की क्लास है वो 8 बजे रात को हाई फाई स्टडी पर चलती है ना। तो आपको काम एक करना है, आप दोनों जगह से क्लासें लीजिए क्योंकि मेरे भाई सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग चीज़ें सेम ही है, बस कुछ ही चैप्टरों का फ़र्क पड़ता है। और मैं वो ये जो इतने इधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, टोटल मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं जैसा कि सभी से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। तो आइए 1 बाय 1 करके शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, चीज़ें आपकी समझ में ज़रूर आएंगी। तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे उस बात को समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें तो ये आपको दिया गया x⁴ प्लस में 6x² और प्लस में क्या दिया गया 9 दिया गया। तो आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते हो क्योंकि 4 सबसे बड़ी घात क्या है 4 है, तो आप इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में तोड़ने की कोशिश करो। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो हम यहाँ मानेंगे कि x² बराबर हमारा a है, हमने इसको लेट कर लिया है तो हम इसको माने हैं, तो इसलिए हम डिब्बे में पैक कर लेंगे। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, जो क्वेश्चन है हम इसको x⁴ और इसकी होल पावर 2 कह सकते हैं, प्लस 6 इंटू x² के स्थान पर अब हम a रख लेंगे, क्लियर बात, प्लस के 9 हो गया। अब x² के स्थान पर हम a रखेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस में ये हो जाएगा 6a प्लस में 9 हो जाएगा। अब आपको पता है ये द्विघात बहुपद बन गया है, फैक्टर कर लो। तो यहाँ पर आप ax² प्लस में 6x मतलब 3 3 9, तो 3a प्लस में क्या आ जाएगा 3a प्लस में हो गया 9। 2 2 के जोड़े बना के हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ a हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया a प्लस में 3, यहाँ से हमने प्लस में 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस में 3 3 9 हो गया। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा मेरे भाई a प्लस में 3 मिल रहा और यहाँ पर क्या मिल रहा a प्लस में 3 मिल रहा। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि आपने x बराबर a माना था, x² बराबर a, तो यहाँ पर आप a के स्थान पर x² रखोगे। तो मैं लिखता नहीं हूँ डायरेक्ट, मैं यहाँ पर लाइन बना दे रहा हूँ कि x² रखोगे a के स्थान पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² प्लस में 3 एक ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा x² प्लस 3 और ये आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इस तरह क्वेश्चनों को लगाओगे। अभी आगे एक और प्रश्न आएगा, उसमें भी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, बस समझना आपको है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, ज़रा उसको हम समझते हैं। ये कह रहा किसी भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें तो मान 3/4 हो जाता है, भिन्न बताओ। ये दोनों प्रश्न आप लोगों, ये सारे मतलब कि पूछे हुए प्रश्न हैं तो बार बार कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये कहा गया किसी भिन्न का अंश हर से 2 कम है। देखो अगर मेरी बात तो से सहमत होना तो बताना, ठीक है ना। एक होता है अंश और एक होता है हर। मैथ में बिना माने तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पर मानना क्या है, मेन मुद्दा है कि सर हम माने क्या, अंश माने कि हर माने। तो मेरी एक बात को दिमाग में सेट कर लेना, हमेशा आप उसी चीज़ को मानोगे जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, उस चीज़ को मानोगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, बहुत प्यार से पढ़ो। किसी भिन्न का अंश हर से 2 कम है, अंश जो है वो हर से क्या है 2 कम है। तो कहने का मतलब अंश के बारे में हमें जानकारी है कि अंश 2 कम होगा हर से, हर जितना भी होगा, यानी हर के बारे में विशेषता हमें कोई जानकारी नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, हर मानूंगा। तो हम मानते हैं कि हमारा हर क्या है x है। भाई हमने हर को x मान लिया, अगर हर x है तो अंश क्या हर से 2 कम x - के 2 नहीं होगा। अरे बोलो, अगर अंश
x माइनस टू होगा कब, जब हर को एक मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हर से 2 कम है, हर को x माना तो अंश x माइनस के 2 आ गया। तो मेरे भाई यहाँ से भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, यानी x माइनस के 2 बटे में x आपकी भिन्न बन जाएगी। चीज़ें क्लियर है। अब देखो प्रश्न के अनुसार लगा दो और आंसर आ जाएगा। प्रश्नानुसार लगाओगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़े या घटाएं, तो एक जोड़ दें, अंश में भी हर में भी। तो ये अंश है ना, ऊपर एक जोड़ेंगे और नीचे भी एक जोड़ेंगे, और ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 3/4 के बराबर। बोलो बात क्लियर। तो ये हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे, जब एक परिमेय संख्या इधर एक परिमेय संख्या उधर, सो मैं यहाँ पर करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो जाएगा 4x माइनस के 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 हो गया, ये बराबर उधर जाएगा और ये 3x प्लस के 1 आ जाएगा। बेसिकली अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो ये बच जाएगा 4x माइनस के 4 और ये आपका प्लस के 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस के 3x बराबर के उधर 1 बच गया। ये माइनस के 4 उधर जाएगा, प्लस के 4x से 3x चला जाएगा, ये 1 प्लस में 4 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 5 आ गई। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगर x का मान 5 आ गया तो आपको भिन्न बताना था, भिन्न यही है ना, तो भिन्न हमारी x माइनस 2 यानी 5 माइनस के 2/5, तो 5 माइनस 2 मतलब 3/5 आपका उत्तर है। बोलो समझ गए ना, 3/5 क्या है आपका उत्तर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन के विषय में जो जानकारी हमें नहीं है उसको x मानेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे। बोलो चीज़ें क्लियर है ना, समझ गए हो। चलो अगला तीसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल ऐसा है, एक बार ट्राई करो। तीसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल ऐसा है, इसको एक बार ट्राई करो और बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश हर से एक अधिक है, तो बताओ किसको माने। देखो भाई मन में सोचते रहोगे तभी समझ में आएगा। जब मैं पूछूं आपसे क्या कैसे कहाँ, तो आप अपने मन से जवाब दो। भले ही हम लोग ऑफलाइन नहीं है, बट फिर भी आप बोलोगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ से एक होता है अंश और एक होता है हर। अब बात मुद्दे की आती है, हम किसको माने, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं होगी। कह रहा हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश क्या हो, हर क्या होगा, एक अधिक होगा किसके, अंश से। तो इस बार किसको मानेंगे, अंश मानेंगे। हर क्या हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। तो हमारी भिन्न निकल कर क्या आ जाएगी, भिन्न होता अंश बटे हर, यानी x बटे x प्लस में 1 हो जाएगा। भाई यही तो कह रहा, हर उसके अंश से एक अधिक है, तो हर अंश से एक अधिक हो गया। अब हम प्रश्न के जब अनुसार चलेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में क्या करना है, क्या करना है, दोनों से एक घटा दें, दोनों से एक घटा दें। माइनस के 1 और माइनस के 1 दोनों से एक घटा दिया, तो ये किसके बराबर हो गया मेरे दोस्त, ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x माइनस के 2 इज इक्वल टू x प्लस के 1 माइनस के 1। तो ये तो भाई काम खत्म प्लस माइनस से। यहाँ x इधर लाओगे माइनस में, x माइनस 2x माइनस के 2 प्लस के 2, तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर x का मान पता चल गया तो हमें पूछा था कि भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि भिन्न क्या हो जाएगी, x के स्थान पर रखेंगे 2 और पीछे हो जाएगा 2 प्लस में 1, यानी 2/3 आपका उत्तर होगा। बोलो बात क्लियर है, 2/3 उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कितना आएगा, 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। चीज़ें क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 समझते हैं और उसकी भावनाओं को क्या क्या कह रहा है और उसको हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है x² -1 -2y माइनस के y² के गुणनखंड आपको करने हैं। इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। आप कैसे इसके गुणनखंड कर पाओगे जरा हमें बताओ। x² -1 -2y माइनस के y² के गुणनखंड आओ देखो जरा, मैं आपको बताता हूँ। गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है 1 है, माइनस के क्या है 2y है 2y, और माइनस के क्या हो गया y हो गया। इनका जब मैं y स्क्वायर है ना मेरे भाई, हाँ y स्क्वायर है, जब इनका हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ज़रा बातों को समझना। आप बेसिकली एक बात समझो, अगर ये एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखते हैं और इतने से, जितने में मैं ना मार्कर का चिन्ह बना रहा हूँ, इतने में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1, माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के 2y, माइनस के कॉमन लिया तो ये प्लस के y स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऐसे बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बना कि नहीं बना। तो अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1। बोलो क्या सहमत हो? कहोगे हाँ सर कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 1 एक कम 1 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको 2y को 1y प्लस 1y, यानी ये हो जाएगा 1y प्लस में 1y प्लस में 1। ये कैसे हो गया, एक के गुणनखंड करोगे, एक एक कम एक, एक एक जोड़ दोगे तो एक एक 2y हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस के, इधर इतने में कॉमन ले लो, इतने में कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन y मिल रहा तो ब्रैकेट में बच जाएगा y प्लस के 1। इधर कॉमन क्या मिल रहा है भाई, इधर का कॉमन प्लस के 1 मिल रहा ना, तो y प्लस में 1 इधर बच जाएगा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन y प्लस के 1 मिल रहा है। सो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लूँगा, अगले ब्रैकेट में y प्लस के 1, इसको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। आगे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे और आपका उत्तर आपके आंखों के सामने होगा। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? भाई चीज़ों को आप मन से अपने बोलते रहना, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा, ठीक है ना। टाइम बहुत कम है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, जितनी बार हो सके उतनी बार क्वेश्चनों को डिस्कस करो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इतनी बात समझ गए हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5, LCM HCF से है, इसको हम लगाते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको ये समझ आने लगा होगा क्वेश्चन 5, क्योंकि मैं हर एक मॉक में ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ। लिखा है भैया 8a³ और क्या है b², हमने लिख दिया इसको, ठीक है सर। दूसरा है 16a² b⁻6, 16a² b⁻6। तीसरा है आपका 32a b²c, ये है 32a b²c, है ना, यही ना है 32a b²c, 32a b²c। बताना क्या है, लसा आपको बताना है, मतलब एलसीएम बताना है। और एलसीएम क्या होता है, पहले तो संख्याओं का एलसीएम लो, 8, 16, 32 का एलसीएम 32 ही हो जाएगा, क्योंकि 32 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16 से 2 बार में कट जाएगी, 8 से 4 बार में कट जाएगी, तो 32 तो आएगा ही आएगा। अब एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात लेते हैं, देखो क्या a की घात 3 यहाँ है, a की घात 2 यहाँ है, a की घात 1 यहाँ है, सबसे बड़ी a की घात कौन है, तो आप कहोगे सर a की घात 3 है, तो हमने लिख लिया a की घात 3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर b की घात यहाँ 2 है, यहाँ b की घात 6 है, यहाँ b की घात 2 है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, b की घात 6, हमने 6 लिख लिया। बात मुद्दे की आती है कि सर c का क्या करें, ये तो पूरे परिवार से अलग ही है, ये तो एक एंग्लो इंडियन बन गया। कहने का मतलब ये केवल इसकी ना 2 ही सीटें हैं, लोकसभा में 2 ही तो होती हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये कहीं नहीं है, और एलसीएम में हम सबको ऐड करते हैं, मतलब सी को भी ले लेंगे। लो भैया उत्तर आ गया, चीज़ें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, 32a³ b6 और सी आपका करेक्ट उत्तर। ओके चलो नोट करो, नेक्स्ट पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे। इसको नोट करो, फिर अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम समझते हैं, है ना मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम समझते हैं। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। देखो जरा भाई देखो, अब उधर के क्वेश्चन सब हो चुके हैं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। ये कह रहा 25x²
25x² माइनस के है आपका 60x और प्लस में है आपका 36। इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करो, क्या हो जाएंगे गुणनखंड। देखने में बहुत ही भावकाली प्रश्न लग रहा अपने हिसाब, ये ना अलग लेवल का क्वेश्चन है, देखने में डर लगेगा यार कैसे लगाएंगे। 25 36 का गुणा करके 60 के रूप में कैसे तोड़ेंगे। मैं कहता हूँ जो प्रश्न देखने में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना, उससे आसान कोई प्रश्न नहीं होता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। आपको क्या सर मजाक कर, हमने कहा नहीं मजाक नहीं, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। देखो अगर मैं इसकी तुलना करूं ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो आप कहोगे a के स्थान पर 25 है यानी a बराबर 25 है, b के स्थान पर 60 है तो b बराबर माइनस के 60 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। c बराबर 36 है, c बराबर 36 हो गया। तो होता क्या है, a इंटू सी होता है, यानी 25 इंटू 36 करेंगे तो 25 इंटू 36, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, हासिल आ गया 15, 25 तियाँ 75, 10 85, 5 90, ये क्या आ गया सर 900 आ गया। यानी अगर हमने 25 और 36 का इंटू कराया तो 900 आ गया। अब बात आती है 900 के ऐसे कौन कौन से दो फैक्टर करूं कि जोड़ने घटाने पर -60 आना चाहिए। कोई बड़ी दिक्कत नहीं, 930 का वर्ग है 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 करोगे तो 900 आएगा और 30 और 30 दोनों माइनस में कर दोगे तो आपका 60 माइनस के आ जाएगा। बस बात ख़त्म हो गई। ये आ गया 25x² माइनस के 60 को हम माइनस के 30x, माइनस के 30x और प्लस में 36 नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब देखो इधर देखो, ये हमारे दो के पेयर बन के कॉमन ले लेंगे। तो अब इधर कॉमन क्या मिल रहा, कॉमन लेने में बहुत ही सतर्कता बरतना। ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन, दोनों को डिवाइड करे। भाई 25 और 30 को तो 5 डिवाइड कर देगा, 5 गया तो 5 बच गया, 5x यहाँ कॉमन हमने लिया है 5x, तो ये बच जाएगा 5x माइनस के x से x कैंसिल, 5 6 के 30 आ गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, इधर कॉमन, इधर कुछ ऐसी जुगाड़ भिराओ कि ये वाला आ जाए। तो हमें लग रहा आप सोच पा रहे होंगे माइनस के 6 कॉमन ले ले, हमने कहा बिल्कुल सही। तो ये माइनस से प्लस 6 पंचे 30, ये x बच गया, माइनस का कॉमन लिया तो माइनस के 6 4 के 36, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, 5x माइनस के 6, 5x माइनस के 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस के 6 और ये आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। आपने कहा वाओ इतना अच्छे से आंसर आ गया। हमने कहा हाँ, क्यों, क्योंकि मेरे भाई आप कंसेप्ट सीख रहे हो, आप क्वेश्चन थोड़ी नहीं लगा रहे हो, आप उनके कंसेप्ट, उनका ना जड़ पकड़ रहे हो ना, उनको मतलब पूरा ऐसे निचोड़ दोगे आप क्वेश्चनों को अगर आप हमारी तरीके से लगाओगे, और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बात के लिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका आ चुका है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आइए फिर 2 क्वेश्चन हम लोग घातांक और करड़ी के भी करते हैं, क्योंकि वो भी चैप्टर आपके बुक में है। यहाँ तक की चीज़ें समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़रा देखो ये क्या कह रहा है। 16 की पावर, ये है भैया 16 की पावर 0.16 और इंटू है 2 की पावर 0.36, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। अपने कहा हाँ जी भाई कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा रुको मैं बताता हूँ कैसे बताओगे। ज़रा देखो यहाँ पर आप कैसे प्रश्न को बता पाओगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ मत करो। मैंने आपको कई चीज़ें बता रखी हैं कि सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न दिखे तो बेस इन द सेंस आधार, आधार को क्या करना है, बराबर करना है। कैसी भी जुगाड़ भिराओ आधार को बराबर कर ही कर लो, है ना, आधार को बराबर करना है। तो हम आधार कैसे बराबर कर सकते हैं भाई, 2 को तो हम 16 के रूप में नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम 16 को 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। हमें पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 16 को हम 2 की पावर 4 कहते हैं और इसकी होल पावर 0.16 कह देंगे, इनटू 2 की पावर 0.36। अब बेस बराबर हो गए, पावर के ऊपर पावर चढ़ी है, चढ़ी बैठी है पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाता है इनटू, क्योंकि मैंने कारण बताया a की पावर n और इसकी होल पावर अगर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, आपको पता
होगा ना। तो अब यहाँ 4 का 0.16 से गुणा कराओगे, 16 चौके 64, 2 की पावर 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। बेस बराबर है ना, तो हम पावरें जोड़ लेंगे। 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36 यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा 0.100। भाई 0.100 आएगा ना, बोलो भाई, नहीं समझे? 36 और 64 जोड़ोगे 100, 0.2 अंक पहले लग जाएगा, तो 2 अंक पहले लगेगा तो 1 बच जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 आपका सही जवाब है। जिनका भी 2 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिल सकता है। समझ गए मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा, ये समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अगर समझे हो तो मैं तभी मानूंगा जब तुम अब क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दोगे, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दोगे, तभी मैं कहूँगा कि हाँ भाई समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा समझना। 243 की पावर कितनी है? n/5 है, n/5 है इंटू 3 की पावर कितनी है? 2n प्लस में 1 है, और फिर डिवाइड का चिन्ह लग गया, और नीचे है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस के 1। अब इसका उत्तर आप सब लोग बताओ, इसका उत्तर आप सब लोग बताओ क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है क्या होगा। फटाफट तरीके से बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, है ना? चलो जल्दी से कोशिश कर लो बताने की इस प्रश्न का। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, बेस बराबर करो ना मेरे भाई, बेस बराबर करो भाई। 243 को हम 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 तियाँ 243, 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। बोलो सहमत हो? कहोगे हाँ सर। 3 की पावर 5, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी? n/5 इंटू 3 की पावर कितनी है? तो वो है 2n प्लस में 1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है? n, और इंटू क्या हो जाएगा? 3 की पावर n माइनस के 1। अब आप इस लाइन पे नज़र डालो और इस लाइन पे नज़र डालो। लाइनें क्या कह रही हैं? नज़र डालने को। नज़र डालेंगे तो इधर बेस बराबर ऊपर गुना है, मतलब जुड़ जाएगा। तो इसके इक्वल में मैं एक लाइन लिखे दे रहा हूँ। ये भैया 5 से 5 कट जाएगा तो 3 की पावर n बच जाएगा। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस में 1 बचेगा, और बटे में क्या बच जाएगा? ये 2n हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर कितना बचेगा? n माइनस के 1 बचेगा। अब मैंने कहा था नज़र डालने को, तो ऊपर बेस बराबर नीचे बेस बराबर दोनों गुणे में पावरें जुड़ जाएंगी। यानी अब ये अगला स्टेप होगा 3, ये हो जाएगा n प्लस में 2n प्लस में 1, यही ना। नीचे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2n प्लस में n माइनस के 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 2n और 1n 3n, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3n प्लस में 1 बटे 2n n 3n माइनस के 1। 3 की पावर क्या आ जाएगा भाई? 3n माइनस के 1। अब ये भाग में है ना, तो पावरें घट जाएंगी। जब भाग में है तो पावरें घट जाएंगी, एक बेस ले लेंगे 3n प्लस में 1, और माइनस कर देंगे क्या हम? घट जाएंगी ना पावर, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कितना सब्ट्रैक्ट? 3n माइनस के 1, तो 3n माइनस के 1 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है भाई, घटेंगी तो आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये पूरा का पूरा ख़त्म, 0 बच गया। और 3 की पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 चढ़ गई तो उत्तर क्या आता है? 1 आता है। उत्तर क्या आता है? 1 आपका सही जवाब है। अगर मैं कह दूं कि 8 की पावर 0 तो इसका भी मान 1 होगा। मैंने कह दिया 99 की पावर 0 तो इसका भी मान 1 होगा। मैंने कहा भैया, क्या कहा? मैंने कहा कि 10,000 की पावर क्या हो गई? 0, तो इसका भी मान 1 होगा। एनी नंबर अगर पावर है 0 तो उत्तर आएगा 1। बोलो बात क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना? कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके मेरे भाई, बोलो बात क्लियर है ना?
आगे पहुँचे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 क्या है ज़रा वो बताओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसकी भी बातों को बताना है आपको, ठीक है। चलो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। हमने कहा कि एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। बातों को समझना, ये एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई है ए, बी और सी, ये 3 साइडें हैं। इसकी लंबाई है, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, यह भी साइड है 4 सेंटीमीटर, और ये साइड आपकी कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है, त्रिभुज का परिमाप बताओ। अब ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज का परिमाप आप कैसे बताओगे? मैंने कहा रुको भाई, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, फिर आप समझ जाओगे। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ वो बात समझो ज़रा, वो बात मेरे भाई समझो ज़रा। ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज कैसा है ज़रा हमें बताओ। ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने आपको त्रिकोणमिति क्षेत्रमिति में पढ़ाया था। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइडें बराबर हों, ये साइड 2 साइड बराबर है ना। अगर 2 साइड बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कुछ नहीं होता है, वो होता है मेरे भाई कि ये आपका ये a+2b, यानी ये होता है a+2b। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। ये 2b क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 साइडें बराबर हैं। ये 2b क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 साइडें बराबर हैं। नहीं तो नॉर्मली त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, मतलब ऐसे अगर त्रिभुज का परिमाप बताएं तो कहोगे सर आपने बताया था a+b+c, होता तो यही है जी, हमने भी कहा यही होता है। लेकिन चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएँ बराबर हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसीलिए ये फार्मूला लगेगा। तो ये हमारा कहाँ काम करेगा, जहाँ पर अलग अलग भुजाएं दी गई होंगी। तो मान रखेंगे ए का मतलब जो साइड एक बार आई है, ए का मतलब जो साइड एक बार आई है मतलब 3 प्लस में 2 और गुणे, बी का मतलब जो साइड 2 बार आई है, तो 4 2 बार आया है तो 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तो 10, 11 आपका राइट। 11 सेंटीमीटर क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलो आ गई ना बात समझ में? बोलो भैया, अरे बोलो भैया आ गई ना बात समझ में? समझ गए हो? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 को समझते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी हम लगाते हैं क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 बड़ा थोड़ा सा आपको समझना है। एक आपको सर्कल दिया गया है, एक आपको क्या दिया गया है, सर्कल दिया गया ऐसे वाला। ये सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे करके 2 रेडियस दे दी गई हैं, और इसका जो थीटा दिया गया है ये दिया गया है 120 डिग्री। ये कितना दिया गया, 120 डिग्री दिया गया है। और जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, या हम कह लें तो 21 सेंटीमीटर कर दें, चलो तब समझ में आएगा। तो 2 चीज़ें आपसे पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से 2 पूछा है। देखो क्वेश्चन में चित्र है, बाकी लैंग्वेज नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं लिखे दे रहा हूँ क्या पूछा है। सबसे पहले तो पूछे आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले पूछे आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछे है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो बात आप समझना जो आपके लिए ज़रूरी है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, अभी उस प्रश्न को ना देखो, पहले समझो। ये मैंने सर्कल बना दिया, तो बीचों बीच में ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। मतलब इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ गए। और केंद्र से लेकर, मैं यहाँ इसको साफ कर दूँ है ना ताकि आप समझ जाओ, केंद्र से लेकर
परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होती है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो आपका होता है ये इसको हम परिधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो फार्मूले कौन कौन से आते हैं ज़रा वो बात समझो। मैं वृत्त के अंतर्गत जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, एक बार में आपके पास संग्रह हो जाए फार्मूलों का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, सभी को पता होगा पाई आर स्क्वायर। मैंने पूछा परिधि क्या होता है तो आप बताओगे 2 पाई आर। अब यही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो त्रिज्य खंड का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। होता यही है चूँकि इसमें हमें कोण दिया रहा होता है तो थीटा बटे 360 से हम भाग कर देते हैं। वहीं त्रिज्य खंड का अगर मैं क्षेत्रफल बताऊं, सॉरी त्रिज्य खंड का तो हो गया, जीवा की अगर मैं लंबाई बताऊं कि जीवा की लंबाई क्या होगी तो होगा तो 2 पाई आर ही, गुणा करा दोगे थीटा बटे 360 का। बस ये 4 फार्मूले याद रखो बस, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई पाई आर की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आर, आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू के 21। थीटा, थीटा मतलब एंगल जो दिया गया है 120 इंटू के 360, ठीक है ना। 120 एक कम 120, 120 तियाँ 360, 12 तियाँ 36, 7 तियाँ कितना हो गया 21, और ये 3 से ये 3 ख़त्म हो गया तो बचा क्या 22 गुना 21 बचा, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42, 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जीवा की लंबाई बताना है, फिर से रखो 22/7 गुणे आर कितना, सॉरी 2 पाई आर है ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 21, थीटा है 120 और 360, 12 एक कम 12, 12 तियाँ 36, 1/3, 7 तियाँ 21 और ये 3 से 3 ख़त्म, तो 22 दुना कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। जो चाप की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है। और उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। देखो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट नंबर संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को नज़र में देखकर आपका प्रश्न पत्र बनाता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुए। बैक पेपर आपने दिया होगा जो इससे पहले हुआ था, कितना भाई साहब 4th सेमेस्टर की चीज़ें पूछे हुए थे, सारे लोगों के पसीने छूट गए थे। तो बिल्कुल हल्के में मत लेना मेरे भाई, क्योंकि आपका डेडिकेशन ही डिपेंड करेगा कि आपकी सक्सेस कैसी होने वाली है, ठीक है ना। ओके, बाकी जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। इतनी क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप बताना। मिलेंगे कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।